नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे विश्व जल विकास रिपोर्ट 2023 की। संयुक्त राष्ट्र के स्तर पर जल के मुद्दे पर वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन के मौके पर जारी संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया की 26% आबादी को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है, जबकि 46% लोगों को बुनियादी स्वच्छता तक पहुंच हासिल नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के जल पर किए जा रहे सम्मेलन में 171 देशों के 100 से अधिक मंत्री और 20 से अधिक संगठनों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। 22 मार्च से शुरू हुआ यह सम्मेलन 24 मार्च तक न्यूयॉर्क में चलेगा। इस सम्मेलन में पेयजल से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। 2030 तक स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता तक सभी लोगों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आवश्यक कदमों को भी रेखांकित किया गया है। मुद्दा पेयजल का है, इसलिए मुद्दा आपका में इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं, हमसे जुड़े हुए हैं। उपेंद्र प्रसाद सिंह जी हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं, पूर्व सचिव हैं जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार के। उपेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे डॉक्टर विनोद तारे जी से, जो हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, संस्थापक हैं सी गंगा के, IIT कानपुर से हैं। विनोद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हम बात करेंगे नीति आयोग के सलाहकार जल भूमि अविनाश मिश्रा जी से। अविनाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन शुरुआत उपेंद्र जी मैं आपसे करूंगा, क्योंकि पानी का मुद्दा वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र की स्तर पर उठाया जा रहा है। तमाम देशों के प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं। जाहिर सी बात है, पानी को लेकर अक्सर दुनिया में चर्चा होती रहती है। कई कहावत भी सुनने को मिलती हैं, कई बातें सुनने को मिलती हैं। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं वैश्विक संदर्भ में? ऐसा है कि हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि जल ही जीवन है। जल के बिना प्राणी मात्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। मुझे याद है कि जब बचपन में स्कूल में पढ़ा करता था, तब भी पढ़ा था कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो जल की महत्ता तो हमेशा से रही है, लेकिन हाल के वर्षों में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, जो क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं उसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है। रेनफॉल पैटर्न्स जो हैं वो पहले से और ज़्यादा स्क्यूड हो रहे हैं, और जल की उपलब्धता तो नहीं बढ़ रही है, लेकिन जल का जो डिमांड है, उसकी जो आवश्यकता है वो बढ़ती जा रही है एक्चुअली। तो आपने भी आंकड़े पढ़े हैं कि पर व्यक्ति जो है वो कैसे पानी की उपलब्धता घटती जा रही है। और ये केवल एक किसी रीजन की या किसी देश की समस्या नहीं है, एक्चुअली ये पूरे विश्व की समस्या है। इसीलिए भी ये ज़रूरी है कि पूरे विश्व स्तर पे बैठा जाए, इस पर चर्चा की जाए। एक कैसे मतलब एक दूसरे जो जहाँ कुछ अच्छा काम हो रहा है उससे भी सीखें, और कैसे इस एरिया में और कोऑपरेशन लाके हम पानी की उपलब्धता भी बढ़ाएं, पानी की जो डिमांड हो रही है उसको भी बेटर मैनेज करने की कोशिश करें। तो इस दृष्टिकोण से मेरे ख्याल से ये सम्मेलन जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी विनोद जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि दुनिया में मात्र 26% लोगों को पानी मिल पा रहा है, अगर मैं कहूं। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कई बार इसको लेकर चर्चाएं होती हैं, संयुक्त राष्ट्र के स्तर पे भी होती हैं, अलग अलग सरकारों के स्तर पे भी होती हैं। आपके लिए मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है? आप कैसे देखते हैं इसे वैश्विक नजर से? मुद्दा तो महत्वपूर्ण है, इसमें कोई भी असहमति नहीं जता सकता है। बट मेरा ये मानना है, और सभी लोग विशेषज्ञ लोग जनरली ये मानते ही हैं, कि ये पानी के प्रबंधन का इश्यू है, न कि पानी के अवेलेबिलिटी का इश्यू है। जैसे हम अपने देश में ही देखें और दुनिया में भी सामान्यतः कुछ क्षेत्रों को छोड़ के ही आप कह सकते हैं कि पानी की उपलब्धता जो है प्राकृतिक दृष्टि से बहुत कम है। बट बाकी मोस्ट इंक्लूडिंग इंडिया, हमारे यहाँ पानी की वैसे यदि देखे जाए तो कमी नहीं है। और जब हम आंकड़ों की बात करते हैं तो हम टोटल वाटर जो हमारे यहाँ आता है उसको सीधे पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं। और ऑब्वियसली ये है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, पानी की उपलब्धता तो उतनी ही है, तो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। बट मेरे को लगता है हमको इसको दूसरी दृष्टि से देखना चाहिए। किसी भी जगह पे जो पानी की डिमांड होती है वो वहाँ का इवापोरेशन और इवापोर ट्रांसपोरेशन ही होता है। खाली जनसंख्या बढ़ने से, इंडस्ट्री बढ़ने से, एग्रीकल्चर बढ़ने से पानी उतनी मात्रा में हमको ज़्यादा लगता है, ऐसा नहीं है। तो
दूसरी बात यह है कि हमको जहाँ तक प्रबंधन का सवाल है, और हमारे देश में ऑलरेडी कर चुके हैं और कई जगह भी हो रहा है, तो हमको डिसेंट्रलाइजेशन और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना होगा। जब आगे विषय आएंगे तो मैं आपको और बताऊंगा जैसे चर्चा होगी। पर पानी का मुद्दा जरूर ये है, पर जितना बढ़ा चढ़ा के उसको बताया जाता है और जितना लोगों को स्केयर किया जाता है, आई थिंक मेरे को लगता है उसको दिशा हमको बदलना पड़ेगी। हमको लोगों को पानी के साथ अपने और बिजनेस के लिए कैसे खेल खेलना है, ये यदि हम अपनी सोसाइटी को सिखा दें तो मेरे को लगता है कि हम इस इशू के ऊपर अपना नियंत्रण रख सकते हैं। जाहिर सी बात है, पानी का मुद्दा, पेयजल का मुद्दा हर किसी व्यक्ति से जुड़ा है, हर देश से जुड़ा है, हर समाज से जुड़ा है। लेकिन मुद्दा यह है कि विकासशील देशों में बढ़ रही है खपत और जनसंख्या जिस तेजी के साथ बढ़ रही है, उसने सामाजिक आर्थिक ताने बाने को, हमारे विकास के ढांचे को भी बदलने का काम किया है। अविनाश जी, ऐसा इस रिपोर्ट में उभर के सामने आया है कि जो पैटर्न है पानी के उपयोग का, उसमें भी एक बदलाव देखने को मिल रहा है। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को, इस रिपोर्ट को? ये रिपोर्ट में जो उभरा है वो बिल्कुल ठीक उभरा है। आप देखेंगे कि 1% पर ईयर के हिसाब से उपलब्धता कम हुई है। अगर आप उपलब्धता को देखेंगे तो एशिया, सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, इसमें ज़्यादा कम हुई है। यहीं पर देखें पॉपुलेशन बढ़ी है। जो पॉपुलेशन स्टेबल है वो यूरोप के देशों में है, और यूरोप के देशों में होने के कारण वहाँ पर उपलब्धता और कंजम्पशन करीब करीब बराबर है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इन देशों में बहुत फ़र्क पड़ा है। और एक असेसमेंट और स्टडी ये भी बोलती है कि जीडीपी का 6% तक ये इम्पैक्ट करेगा। और जहाँ तक सवाल है कि एक्सेलरेटिंग चेंज जो इस बार का थीम है, उसमें हमें वाटर मैनेजमेंट में चेंज करना है। जो जैसा कि हम लोग ज़्यादातर है और वैसे भी ग्लोबली है ये, कि सिंगल यूज़र ऑफ वाटर हैं। मतलब पानी को एक बार लिया, पिया या बाथिंग हुआ या जो भी यूज़ हुआ, उसका सेकेंडरी यूज़ नहीं हो पा रहा है। उसको ट्रीट करके दोबारा रिसाइकिल करके रीयूज़ करना, वो नहीं हो पा रहा। उसके लिए देखें आप, सिंगापुर एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, वहाँ होता है। और भी कई देश हैं जो वहाँ हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जो इशू फ्लैग किया है बिल्कुल ठीक किया है। और जैसे कि हम लोग साउथ ईस्ट एशिया में हैं तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, हमको ज़्यादा कंसर्न इस चीज़ से है। और इसीलिए यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस में ये एक विषय बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि ग्रोथ पोटेंशियल भी इन्हीं क्षेत्रों में होना है, एशिया के उसमें। और अगर मान लो पानी की उपलब्धता नहीं है तो इंडस्ट्री इम्पैक्ट होगी, सर्विस सेक्टर इम्पैक्ट होगा और फूड सेल्फ सफिशिएंसी इम्पैक्ट होगी। जी उपेंद्र जी, इस जो रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र संघ की जो रिपोर्ट पानी के ऊपर है, उसमें एक बात खासतौर से चीन, भारत और पाकिस्तान को लेकर कही गई है कि इन देशों में 2070 के आसपास पानी का एक बड़ा संकट देखने को मिल सकता है यदि अभी से प्रबंधन या जलवायु के क्षेत्र में काम नहीं किया गया। उसकी एक वजह ये बताई जा रही है कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, क्योंकि नदियां हिमालय से मैदान की तरफ आती हैं। जाहिर तौर पे नदियां एक बहुत बड़ी वाहक हैं पानी की दृष्टि से, और अगर उन पे ही संकट आएगा तो इन तीनों देशों के सामने, जिसमें दुनिया की बड़ी आबादी रहती है, एक बड़ा संकट का सामना करना पड़ेगा। इस पहलू पर आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि जो तारे जी ने कुछ बातें कही थी उससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ। पानी हमारी चिंता का विषय है, लेकिन उससे ज़्यादा हमारे लिए वो चेतना और चिंतन का विषय होना चाहिए। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे 1000 मिलीमीटर से ज़्यादा की बारिश होती है। अगर आप देखा जाए तो 1000 मिलीमीटर की बारिश बहुत अच्छी बारिश है। आपने जैसे कहा, हमारी ज़्यादा पानी की उपलब्धता है वो वर्षा पर निर्भर करती है। हमारी अधिकांश नदियाँ जो हैं वो स्नो फेड रिवर्स नहीं हैं। हमारी अधिकांश जो रिवर्स हैं, कम से कम भारत में, वो जो हैं वो रेनफेड रिवर्स हैं एक्चुअली। और दूसरी बात की, जो कई बार क्या होता है कि हम जो डिफिनीसन कहते हैं ना, ये वेस्ट का डिफिनीसन है कि जब हम बातें करते हैं कि वाटर स्कार्सिटी का मतलब है लेस देन 1000 मीटर क्यूब पर पर्सन पर ईयर, या वाटर स्ट्रेस का मतलब है 1700 मीटर क्यूब पर ईयर पर पर्सन, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। क्योंकि भारत में अगर देखा जाए तो करीब 90% पानी जो है वो तो खेती में जाता है। हमारा केवल बेसिकली जो हमारी पीने की आवश्यकता है और बाकी आवश्यकता इवन इंडस्ट्री को देखा जाए तो करीब 10% की है। तो इसीलिए ये पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के बेसिस पे जो हम ये कहते हैं कि पानी का, मेरे ख्याल से मतलब कंसर्न होना चाहिए, लेकिन पैनिक बटन नहीं दबना चाहिए।
क्योंकि जैसा कि सबने कहा, हमारे बाकी दो वक्ताओं ने भी कहा कि भारत में विशेषकर जो है वो इशू उतनी पानी की उपलब्धता की नहीं है जितनी पानी के मैनेजमेंट की है। उसका जो वाटर मैनेजमेंट है, जो उसका सप्लाई साइड मैनेजमेंट है और डिमांड साइड मैनेजमेंट है। और अभी तक हमारी सारी कोशिशें करीब करीब रही हैं सप्लाई साइड मैनेजमेंट की, वो भी कुछ एक खास तरीके से कि बड़े बड़े डैम बनाए जाए, वहाँ पानी को रोका जाए और उस पानी को यूज़ किया जाए। एक तो है कि हमें पैराडाइम शिफ्ट जो सप्लाई साइड मैनेजमेंट में भी करने की ज़रूरत है कि स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। हमें आज के दिन में हमारी आवश्यकता ये है कि भाई छोटे छोटे जगहों पे पानी रोका जाए, उसको इकट्ठा किया जाए, जल संरक्षण किया जाए। कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स का जो स्लोगन है वो एक है। दूसरा है वो डिमांड साइड मैनेजमेंट। हमने ज़्यादा डिमांड साइड मैनेजमेंट पे ध्यान ही नहीं दिया है। अगर आप वाटर यूज इफ़िशियंसी की बात करें तो जहाँ पे हमारा 90% एग्रीकल्चर में पानी जा रहा है, उसमें वाटर यूज इफ़िशियंसी 35 से 40% है। हमें आवश्यकता जो है वो खेत को, कहते हैं चलो खेत पटा के आते हैं, खेत को इरिगेट करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता तो हमें पौधों को इरिगेट करने के लिए। हम करते क्या हैं कि हम उसको खेत को इरिगेट करते हैं, वो भी एक ऐसे तरीके से करते हैं जहां वाटर यूज इफ़िशियंसी बहुत कम है। तो हमारी जो, मुझे लगता है कि खासकर भारत और भारत के आसपास के भी जो है, जो हमारे देश हैं, उनमें जल प्रबंधन जो है उस पर फोकस होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो आपने कही सही है, क्योंकि नदियाँ जो है, नदियाँ सीमाएं नहीं जानती हैं जी। नदियाँ जो है, नदी जो है, कई सारी नदी आप जानते हैं कि भाई एक देश से निकलती है और एक से ज़्यादा 2-3 देशों तक भी जाती है। अब गंगा है तो गंगा हमारे यहाँ भी बहेगी, बांग्लादेश में भी बहेगी। इंडस वाटर का ज़्यादा जो सिस्टम है वो हमें भी प्रभावित करता है और पाकिस्तान को भी करता है। तो पास्ट में भी ऐसा नहीं है, बहुत 1960 की बात है जब इंडस वाटर ट्रीटी हुआ, उसके बाद फरक्का के ऊपर भी ट्रीटी हुई। तो ये भी ज़रूरी है कि जो आसपास के देश हैं उनके साथ बैठ के और पानी की हम जो उपयोगिता और अच्छे ढंग से कैसे करें, इस पे भी चर्चा करने की आवश्यकता है। और मेरे ख्याल से ये जो मीटिंग है उसकी भी चर्चा होगी। जी अविनाश जी, एक बहुत बड़ा मुद्दा ये भी इस सम्मेलन का है जिसमें 100 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं कि पानी के मुद्दे पर सहयोग आपस में और कैसे उसका प्रबंधन हो। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? खासतौर से अगर मैं भारत के संदर्भ में और भारत से लगते हुए जो देश हैं उनके संदर्भ में बात करूं तो उस प्रबंधन पे हमारी नीति अब तक क्या रही है और आगे उसकी संभावनाओं को आप कैसे देख रहे हैं? ये तो बिल्कुल कोऑपरेटिव होना चाहिए, और जैसे कि हमारी नीति तो कोऑपरेटिव ही रही है। अब आप देखें कि इंडिया और पाकिस्तान का इतने वॉर हुए लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी पे ज़्यादा असर नहीं पड़ा है। इसी तरह से जो हमारी ब्रह्मपुत्रा है और डाउन स्ट्रीम में बांग्लादेश जाती है, उसमें हमने कोई बहुत इंटरवेंशन बड़ा नहीं किया है। नेपाल से जो नदियाँ हमारे तरफ आती हैं और उससे फ्लड होता है, और लेकिन हम जो भी है कोऑपरेटिव वे में उसमें आगे बढ़ रहे हैं। हमको काफ़ी इकोनॉमिक लॉस होता है। ग्लोबली भी आप देखेंगे तो ऐसी बहुत सी नदियां हैं जो ट्रांस बाउंड्री है, ट्रांस कंट्री है। तो उस केस में तो जो सरफेस वाटर है और एक्यूफर बहुत से देशों में एक स्टेट से दूसरे, एक राज्य से, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में एक्सपेंड करता है। तो एक ही एक्यूफर है, ग्राउंड वाटर पर डिपेंडेंस वर्ल्ड वाइड देशों का करीब करीब 50% से ऊपर है। तो इन सब मुद्दों को देखा जाए तो अब एक कोऑपरेटिव एफर्ट की जरूरत है वाटर के मैनेजमेंट के लिए। वाटर का मैनेजमेंट यूनिटरी और स्पेसिफिक टू वन नहीं हो सकता। बिल्कुल अविनाश जी, ये तो बात रही वैश्विक स्तर पे भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ आपस में कैसे तालमेल के साथ सभी देश मिलकर काम करें। लेकिन एक मुद्दा भारत के भीतर का है। विनोद जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि देश के जो करीब 15 राज्य हैं उनमें 41 से ज़्यादा जिलों में पानी भूजल जो स्तर है वो लगातार नीचे जा रहा है। एक बड़ा संकट भूजल की स्तर पर माना जाता है। प्रदूषण का मुद्दा आता है, जलवायु परिवर्तन का मुद्दा आता है। इन मुद्दों के संदर्भ में भारत की जो जल नीति रही है उसको आप कैसे देखते हैं? क्या सुधार की जरूरत है उसमें भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए? जहां तक जल नीति की बात है, आई थिंक जल नीति तो हमारी बहुत सोच समझ के बनाई हुई है। मुद्दा सिर्फ ये है कि उसका क्रियान्वयन कैसे किया जाए। और अब आप धीरे धीरे देखेंगे, एटलीस्ट गए 10 साल में तो कह सकता हूँ 8-9 साल में, यदि आप पूरे भारतवर्ष में देखेंगे, मैं खुद मध्य प्रदेश से आता हूँ और मध्य प्रदेश में ही आप देखेंगे तो जो जल स्रोत जो है वो
अक्टूबर नवंबर में सूख जाते थे और अब मैं देखता हूँ कि वो करीब करीब अप्रैल मई तक भरे रहते हैं। तो जरूर कुछ ना कुछ तो कार्य उस क्षेत्र में हुआ है। और जैसे सिंह साहब ने कहा कि जहाँ जल गिरता है वहीं पे हमको उसका प्रबंधन जब मिलता है तब। तो हमारे देश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा जो है कि जो तेज गति से आने वाला पानी है उसको हम कैसे शिथिल कर पाए, ये हमारे लिए प्रबंधन की सबसे बड़ी चुनौती है। और मेरे को लगता है कि जो प्रधानमंत्री भी हर बार कहते हैं कि हमारी वाटर सेंट्रिक डेवलपमेंट होना चाहिए, और हम ये नहीं मानते हैं कि वाटर की स्कैरिटी से हमारी जीडीपी कम होगी। मैं तो ये कहता हूँ और प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि वाटर सेंट्रिक डेवलपमेंट करने से हमारा जीडीपी पे इंक्रीज होना चाहिए, और वो होगा धीरे धीरे यदि हम अपनी जो अभी की प्रोजेक्ट्स है, प्रोग्राम्स है, जल जीवन मिशन हो या नमामि गंगे प्रोग्राम हो, कि छोटी छोटी नदियों को तैयार करना, हर जल स्रोत में पानी भरा रहे, और विकेंद्रीकरण के रूप में से जो हमारा वेस्ट वाटर है उसको कैसे ट्रीट किया जाए, और पूरे साल भर तक हम 2-3 बार यदि उस वेस्ट वाटर को अलग अलग यूजर्स के लिए इंक्लूडिंग हमारी जो वाटर बॉडीज है उसको भी पूरा रिजनरेट करने के लिए वही वेस्ट वाटर डिसेंट्रलाइज वे में कैसे हो, यही हमारी नीति भी है। और धीरे धीरे हम उसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। आवश्यकता है कि उसको स्केल अप करने की, जितनी गति से हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। और इसके लिए सबसे बड़ा हमारे पास लिमिटेशन जो ये है कि हमारे पास जल के आंकड़े पूरे बराबर नहीं है। और दूसरी बात यह है कि शायद अभी हमने पूरा जैसे कहते हैं डिजिटल इंडिया, वाटर के बारे में पूरा डिजिटाइजेशन हम नहीं कर पाए हैं। वो यदि कर पाएंगे तो धीरे धीरे हम समझ भी पाएंगे। दूसरा मुद्दा यह है कि हमको पानी के साथ साथ जमीन की भी चिंता करना है, क्योंकि सबसे एग्रीकल्चर में जैसे सिंह राम ने बताया सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जमीन में पानी होना चाहिए। जरूरी नहीं कि वो ग्राउंड वाटर की ये बात करें, सॉइल मॉइस्चर होना चाहिए। और सॉइल मॉइस्चर के लिए हमें सबसे बड़ा हमारे देश की चिंता है कि ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट इन द सॉइल इज डिक्रीजिंग। तो उसको रिजनरेट करेंगे तो साथ साथ उसका मॉइस्चर रिटेंशन भी बढ़ेगा, तो हमारे खेती में प्रोडक्शन वगैरह जो पानी की ये है बहुत कम हो जाएगी। तो ये आपको जमीन और जल दोनों का प्रबंधन एक साथ देखना होगा। और मेरे को लगता है कि हम धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ रहे हैं, बट ऑफ कोर्स हमको उसकी गति और ज्यादा बढ़ा। मेरे को लगता है जल शक्ति मंत्री काम कर रहे हैं, नीति आयोग भी उसके ऊपर काम कर रहे हैं, पर सबको साथ में लेके आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। जाहिर तौर पर पानी के महत्व को, जल के महत्व को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी समझते हैं और उनकी सरकार भी उस बात का एहसास करती है। इसलिए तमाम तरह की जल से जुड़ी योजनाएं इस सरकार के एजेंडे में प्राथमिकता में है। चाहे बात नमामि गंगे की जाए या हर घर जल की बात की जाए, नल की बात की जाए, इस तरह की योजनाएं इस सरकार ने अपने एजेंडे में प्राथमिकता में रखी हैं। लेकिन उपेंद्र जी, संयुक्त राष्ट्र ने जो चेतावनी दी है, मैंने पहले बात की थी 2070 तक क्या स्थितियां भारत, पाकिस्तान, चीन के हिसाब से बनेंगी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने जो चेतावनी दी है इस रिपोर्ट के जरिए उसमें 2050 तक की बात की गई है, जिसमें कहा गया है कि यदि सही से प्रबंधन नहीं किया गया तो भारत की एक बड़ी आबादी को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। 2050 का जो लक्ष्य एक है और चुनौती है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या प्रबंधन की जरूरत है इस समय? देखिए, ऐसा है कि मैं ऐसे किसी भी रिपोर्ट को थोड़ा सा जिसको कहते हैं पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेता हूँ। जी, मुझे याद है, मेरे अभी अविनाश मिश्रा जी हमारे साथ बैठे हैं, हम सब ने मिलकर ही बनाया था। 2018 में पहली बार जब कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स नीति आयोग ने जब जारी किया था पहली बार, वैसे उसका पर्पस अलग था कि कैसे स्टेट्स के बीच में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो, कौन सा स्टेट कैसा प्रबंधन कर रहा है, लेकिन उसकी चर्चा कम हुई। चर्चा उसमें यही हुई कि भारत की इंडिया इज़ फेसिंग वन ऑफ द वर्स्ट काइंड ऑफ वाटर क्राइसिस, और साथ में ये भी कहा गया कि 20 ऐसे शहर हैं भारत के जो अगले 2 साल में वहाँ पे ग्राउंड वाटर जीरो हो जाएगा। जी, वो 2 साल कब का बीत गया? वो 18 था, 2020 में बीत गया, अब हम 2023 में हैं। लेकिन हमारे यहाँ कोई ऐसा वैसा कोई शहर नहीं हुआ जहाँ से हमने ग्राउंड वाटर ख़त्म हो गया। क्योंकि आपने ग्राउंड वाटर का मुद्दा बहुत सही मुद्दा पकड़ा है, क्योंकि 2-3 चीज़ें हैं जो, एक तो ग्राउंड वाटर इनविजिबल रिसोर्स है, लोगों को दिखता नहीं है तो उसकी महत्ता लोग नहीं समझ पाते हैं। दूसरा, सबसे बड़ा पानी को जो रखने का जो भंडार है वो डैम्स नहीं है। सारे डैम्स मिला के जितना पानी भरा जाता है उससे ज़्यादा पानी जो है वो हमारे एक्यूफर में भरता है जो ज़मीन के नीचे है।
तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो है रिप्लेनिसेबल रिसोर्स है। हर साल बारिश होती है, हर साल पानी अंदर जाता है, आप इसको निकालिए, यूज़ कीजिए, फिर अगले साल पानी भर जाएगा उसमें। तो इसलिए हमें नहीं लगता है कि हमें इतनी, और जो आपने एक और साथ में कहा कि प्रोवाइडेड अगर हम मैनेज वाटर को ठीक से ना करें, क्यों ना करें। हमारा आइडिया यही है कि भाई कोई भी लिमिटेड रिसोर्स हो तो लिमिटेड रिसोर्स तो हमेशा मैनेज होने की बात होती है। हम अगर हमारे घर में बजट होती है, हमारे घर में बजट होती है, देश का बजट होता है, राज्य का बजट होता है, तो वाटर बजटिंग भी होनी चाहिए। और वाटर बजटिंग गांव के लेवल पे भी हो, पंचायत के लेवल पे भी हो, जिले के लेवल पे भी हो, राज्य के लेवल पे भी हो। तो अगर हम प्रॉपर वाटर बजटिंग करें, वाटर मैनेजमेंट प्लान बनाएं और उसके अनुसार डिमांड साइड, सप्लाई साइड मैनेजमेंट पे ध्यान दें। और मैं तो एक हमेशा 5R की बात कहता हूं, जो मैं कहना चाहूँगा कि देयर आर 5 R's ऑफ वाटर मैनेजमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज तो सबने कहा। चौथा R जो है वो है रिचार्ज। मैं बहुत सीधी सादी भाषा में हमेशा कहता आया हूँ कि अगर धरती माँ को आप पानी पिलाओगे तो धरती माँ भी आपको पानी पिलाएगी। तो हमें रिचार्ज करने की ज़रूरत है। और 5वां R जो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है रिस्पेक्ट। जी, हम धीरे धीरे जल जल को जगदीश मानने वाला ये देश रहा है, जल की हम पूजा करते आए हैं। कहीं ना कहीं हमने जल की वो जो एक जल के प्रति जो हमारा रिस्पेक्ट था उसको हमने खो दिया है, उसको हमें वापस लाना है। जी बिल्कुल, जल को जगदीश मानने वाला ये देश रहा है। लेकिन अविनाश जी, एक मुद्दा और बड़ा है जो विश्व के सामने है। जाहिर तौर पे ऐसी रिपोर्ट आती हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी को लेकर भी अक्सर सवाल उठते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि ऐसी रिपोर्ट चर्चा का मौका देती है, और जब चर्चा होती है तो कुछ ना कुछ मुद्दों से अच्छा भी बाहर आता है। तो पॉजिटिव रूप में अगर देखा जाए, अगर मैं बात करूं एक महत्वपूर्ण मुद्दे की, कृषि से जुड़ा है, पानी से जुड़ा है, खेती और पानी एक दूसरे से जुड़े हुए मुद्दे हैं। वैश्विक स्तर पे 70% पानी का इस्तेमाल कृषि क्षेत्र में फसलों की सिंचाई के लिए किया जाता है। कुछ देशों में ड्रिप सिंचाई की बात उठी है, अपने यहाँ भी इस तरह की योजना शुरू की गई है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि खेती के साथ पानी, उसकी बर्बादी की बात भी होती है, लेकिन पानी से ही खेती हमें आबाद भी करती है। दोनों पहलू जुड़े हैं। देखिए, हम साइंटिफिक वर्ल्ड में रह रहे हैं और हम फैक्ट्स एंड फिगर्स पे चलते हैं। जहाँ तक फैक्ट एंड फिगर की बात है तो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में इंडिया 7th पोजीशन पे है। तो उसके हिसाब से आप देखें, हमारी वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। हमारे पास जो रिवर्स हैं जो कि पेरेनियल हैं, वो ग्लेशियर मेल्ट रिवर्स हैं। उस पोजीशन में अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो हमें फ़र्क पड़ता है। हमारा जो साउथ वेस्ट मानसून है वो भी टेम्परेचर वेरिएशन से होता है। आप देखेंगे कि 2019 से मतलब 2010 से 2021 तक जो मानसून है वो 1 सेंटीमीटर का रिडक्शन हुआ है उसमें, और वो 25 to 30 बिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर की कमी हुई है। ये जो कमी है वो करीब 60 करोड़ पॉपुलेशन को ड्रिंकिंग वाटर दे सकती थी। तो ये बहुत ज़रूरी है, हमको इस फैक्ट्स और फिगर के साथ ही रहना है। और उसमें जैसे कि अभी सिंह साहब कह रहे थे कि 21 सिटीज़ हुई हैं, ये नहीं, जो भी हम वाटर को रिचार्ज करते हैं और वो एक लेवल तक करते हैं, उसके बाद उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो यूजेबल वाटर है। लेकिन अगर हम वाटर माइनिंग शुरू कर देते हैं कि जो उतना रिचार्ज ही नहीं हो रहा उस साल, उससे भी हम नीचे जा रहे हैं, तो वो फिर निश्चित एक कॉज ऑफ कंसर्न है। तो कहीं ना कहीं हमें मैनेज करना है। इस रिपोर्ट से हमें ज़रूर सीखना है कि हमें कॉपिंग पैटर्न को चेंज करना चाहिए। हमारे देश में तो 90% एग्रीकल्चर में बिल्कुल हमने ग्राफिक के जरिए आपको ये बताया है कि देश के किस राज्य में जो भूजल की स्थिति है वो क्या है, उसमें कितनी गिरावट किस जिले में आ रही है, ये हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बताया। लेकिन विनोद तारे जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे, और बहुत संक्षेप में चाहूँगा, क्योंकि जियो मैपिंग की बात होती है, जियो सेंसिंग की बात होती है, उसके जरिए तकनीकी जल संरक्षण, यह मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है जल संरक्षण के लिहाज से, चुनौतियों के लिहाज से? देखिए, मुद्दे की महत्वता को तो कोई भी उसको कम आकलन नहीं कर सकता है, वो तो बहुत आवश्यक है, उसमें कोई असहमति की बात हो ही नहीं सकती है, तो करना ही करना है। बट सबसे बड़ा मुद्दा जो है हमारे लिए, जैसे सिंह साहब ने 5R की बात की, मैं 5P की भी बात कर दूं। 5P में सबसे महत्वपूर्ण पहला P है पीपल, दूसरा P है हमारी पॉलिसीज, तीसरा है प्लान्स, चौथा है प्रोग्राम्स, और 5वां है जो कि प्रोजेक्ट हम करें। इन 5 में हमें कन्वर्जेंस लाने की बहुत जरूरत है।
और कहीं ना कहीं यदि हम जितना जल्दी उसमें सामंजस्य ला सके, कन्वर्जेंस ला सके, तो मेरे को लगता है हमारी नीतियां इन प्लेस है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, ज्ञान है। ऑफ कोर्स मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी से हमको और आंकड़े तैयार करते रहना चाहिए, करेंगे। बट ये यदि हम जितने जल्दी कर पाए पांचों पी का कन्वर्जेंस, तो आई थिंक हमारे ग्राउंड पे जो है रिजल्ट्स हमें को देखने को मिलेंगे। और जहां जहां ये हुआ है, ये रिजल्ट्स हम ग्राउंड पे देख रहे हैं कि कैसे हमारी जल की उपलब्धता जो है वो पूरे साल भर तक के लिए बढ़ती जा रही है। ऑफ कोर्स देयर इज स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन जा रहा है, वो हमारे लिए चिंता का है। तो जितनी भी ये ग्लोबल रिपोर्ट्स है, जरूर हमको उसको सीरियसली लेना चाहिए। ये हमारे लिए चिंतन और चेतना का विषय जैसे कहा गया होना चाहिए, पर इससे हमको पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं है। हमको इसको अपने वे में से एनालाइज करके आगे बिल्कुल बिल्कुल पैनिक की बात नहीं है, लेकिन सावधानी की बात है, जागरूकता की बात है। स्टार्टअप हालांकि बहुत जल के क्षेत्र में हो रहे हैं, उस पर भी चर्चा की जा सकती है, लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा यह है क्योंकि जन भागीदारी के जरिए इस तरह की चुनौतियों से निपटा जा सकता है, बेहतर ढंग से प्रबंधन किया जा सकता है, क्योंकि सरकार अपने स्तर पर योजनाएं बनाती है, लेकिन उन योजनाओं में जनता की भागीदारी भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जल का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, हर किसी से जुड़ा है। इसलिए जल रहेगा तभी आने वाला कल भी रहेगा। आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।